यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। आपने देखा होगा जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। भारत में बहुत से क्रांतिकारी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। इसी तरीके से राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहना, अपने देश पर कुर्बान न्यौछावर होने के लिए जो जज्बा पैदा करना, वो राष्ट्रवाद होता है। यूरोप में भी राष्ट्रवाद के अनेक कारण रहे। जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम एक देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा योगदान। हमने 9th क्लास में पढ़ा है फ्रांसीसी क्रांति। तब हम उसके लास्ट में जब पढ़ करके आते हैं तो उसमें एक पार्ट है नेपोलियन का उदय। इसमें सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस में क्रांतिकारी क्या चाहते थे। फ्रांस में क्रांतिकारियों की मांग क्या थी, सुधार क्या करना चाहते थे। तो सबसे बड़ी बात है ये दोनों सिमिलर है। एक जाकर के जब 1804 में नेपोलियन की संहिता बनेगी वो ही क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण कदम होंगे कि राष्ट्र के लिए एक अलग झंडा हो, टैक्स की सबके लिए समान दर हो, राष्ट्र के लिए एक अलग झंडा हो, समान कानून व्यवस्था हो, नापतोल की एक समान व्यवस्था हो, एक समान प्रक्रिया हो। इस प्रकार के कदम क्रांतिकारी चाहते थे। 1804 में नेपोलियन ने भी यही किया। लेकिन जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जनतांत्रिक या गणतंत्र मूल्यों का बोध कराने के लिए जो रचना है, फ्रांसीसी एक चित्रकार है फ्रेडरिक सारियो, और उसकी जो रचना है यूटोपिया। यूटोपिया में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है, एक ऐसा समाज माना गया है जिसकी संभावना ही उम्मीदों से परे है। उसमें एक ऐसे समाज की सोच है जिसको संभव हो पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट अपने विरोधियों को, इसने यूरोप के एक बहुत बड़े भाग को अपने कब्जे में ले लिया और उसमें एक समान प्रणाली लॉन्च की जिसको नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। 1804 की नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड, इसका कार्य क्या था कि जागीरदारों से जमीनें छीन ली गई, राष्ट्रगान मार्सिले को बनाया गया, सभी जो जन्मजात, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक है कि जन्म से जो अधिकार थे, जन्म से जो अधिकार प्राप्त थे वो निरस्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। वो समाप्त कर दिए गए। 1804 के बाद नेपोलियन यूरोप के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करता गया, लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हुआ। अब बात यहां तक आती है, हमने पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन का उदय हुआ। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, 1789 में, तो जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी ये यूरोप में राष्ट्रवाद का एक प्रकार से एग्जाम्पल साबित हुई। क्यों? क्योंकि इस क्रांति के द्वारा ही क्रांतिकारियों में एक नई सोच का उमंग हुआ कि हम तानाशाही की जगह या राजाशाही की जगह गणतंत्र स्थापित कर सकते हैं। लेकिन
डायरेक्टरी के फेल होने के कारण नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन ने ये सुधार किए, लेकिन ये उसकी मृत्यु के बाद ज्यादा विस्तृत रूप से जनता के सामने आया। 1815 में वियना समझौता हुआ या सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिख ने की और वियना सम्मेलन में एक बहुत बड़ी निर्णय लिया गया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से नेपोलियन ने एक यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, उसको वापस लौटा दिया गया। उसको वापस लौटाने के बाद जहां जहां वो प्रदेश उसने विजिट किए थे उन सब को बाकी छोड़ दिया गया, फ्री छोड़ दिया गया, होल्ड पे रख दिया गया कि इनके ऊपर जैसे ये पहली स्थिति में थे उसी तरीके से उनको मान लिया गया। अब बात आती है कि वियना सम्मेलन हो गया 1815 में। उसी दौर में यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष चला। और सब जानते हैं कि यूनान ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूनान में स्वतंत्रता के लिए जब संघर्ष हुआ तो लॉर्ड बायरन जैसे कवि लड़ाई लड़ने के लिए गए। हालांकि उस लड़ाई में लॉर्ड बायरन को बुखार हो गया और वो मर गया, लेकिन 1821 में कस्तूनतूनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। अब हम देखते हैं कि उसी दौर में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसमें 1807 जूसेफ मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी माना जाता है। ये युवा अवस्था में कार्बोनरी संस्थान का एक गुप्त जो संगठन है उसका सदस्य बनता है। कार्बोनरी जो गुप्त संगठन है उसका सदस्य रहता है। जूसेफ मैत्सिनी ने दो बहुत ही अच्छे संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, इनमें वो उन लोगों को शामिल करता है जो जिनकी भावनाएं इटली के एकीकरण के लिए। अब हम यहां से दो चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आया जोसेफ मैत्सिनी, वो एक क्रांतिकारी रहा। उसने यंग इटली और यंग यूरोप दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए, लेकिन वो इटली के एकीकरण को पूर्ण रूप से सफल नहीं कर सका। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ मैत्सिनी के बाद हम दूसरे दौर में चलते हैं कि 1830 से 1848 ये एक ऐसा दौर है जो यूरोप में क्रांतियों का समय रहा है। 1830 से 1848 में यूरोप की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी थी। लोग बेरोजगार हो चुके थे, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था। एक दूसरे पर युद्धों का देश एक दूसरे पर युद्धों का आरोप लगा करके एक दूसरे युद्धों में उलझा रहता था। तो 1830 से 1848 में एक दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि उस समय है ना उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हो रहा था। उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना का
उदय हो रहा था। उदारवादी राष्ट्रवाद का, उदारवाद का अर्थ होता है लिबरलिज्म, जिसका अर्थ होता है आजादी। और ये एक इस प्रकार का राष्ट्रवाद था जिसमें प्राचीन पद्धतियों को, या हम कहें कि ये उग्र राष्ट्रवाद की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो 1830 से 1848 में पूरे यूरोप में अनेक प्रकार की क्रांतियां रही, चाहे वो पढ़े लिखे लोगों की रही हो, चाहे उदारवादियों की रही हो। उस दौर में ये जो काल अवधि थी पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए सहायक सिद्ध होती जा रही थी। इसी दौर में एक देश आता है जर्मनी, जर्मनी, परसा। आपने जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि 1833 के आसपास एक जर्मराइन संघ बनाया जाता है, शुल्क संघ। वो क्यों होता है? क्योंकि जो 33 राज्य होते हैं वो मिलकर के एक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, जो नाप तोल की हो सकती है, भार की हो सकती है, उसमें एक कोड होता है। और वो सभी का सभी जर्मनी के दौर में परसा के नाम से होता है कि परसा ने एक जर्मराइन संघ की स्थापना की। इसके बाद जर्मनी भी उस समय एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। जर्मनी भी कई हिस्सों में बटा हुआ था। उसके एक हिस्से पे कहीं बुर्बो वंश का शासन था, कहीं हैम्बर्सबर्ग का था। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं बटी हुई थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है वो जर्मनी और इटली का एकीकरण है, हम वो करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, उसमें रूमानीवाद ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। रूमानीवाद, अब रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसके अकॉर्डिंग कि युद्धों के बल पर या युद्धों में शामिल होने से ही अकेला राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। इस राष्ट्रवाद के लिए भाषा का, संगीत का या दूसरी उन विषयों का आदान प्रदान होना आवश्यक है जिसके द्वारा राष्ट्रवाद साधारण जनता में भी फैल सके। इसके लिए चाहे ओपेरा म्यूजिक हो या दूसरी भाषा की, चाहे वो पोलिश भाषा हो जो रूस के विरुद्ध एक बड़ा हथियार बन के चली, उसने राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त जब हम पढ़ते हैं, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। अब इसमें देखते हैं हम कि जर्मनी का एकीकरण, अब जर्मनी का एकीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान किसका है? जर्मनी का जो राजा था काइजर विलियम प्रथम, उसका जो प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क, इसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है जर्मनी को एकीकरण करने में। इसने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनके साथ युद्ध लड़े हैं और जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्साय के राजमहल में काइजर विलियम प्रथम को राजा घोषित करवाया। अब आते हैं हम इटली के एकीकरण की तरफ। इटली में दो व्यक्तियों का योगदान बहुत बड़ा है। हमने यहां सबसे पहले जूसेफ मैत्सिनी को पढ़ा। जूसेफ मैत्सिनी में हमने देखा कि जूसेफ मैत्सिनी इटली का एकीकरण करवाने में सफल नहीं रहा। उसके बाद इटली में आता है काबुल और गैरिबाल्डी। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। काबुल सार्डिनिया पीडमांट का शासक, काबुल सार्डिनिया पीडमांट के शासक का प्रमुख मंत्री या मुख्य मंत्री थे। काबुल गुप्त
संधियों का भी जनक माना जाता है। काबूर ने कई संधियां की हैं जिसके आधार पर वो इटली के एकीकरण में सफल रहा है। 1860 के दशक में 1860 के दशक में गैरिबोल्डी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने देश को इकट्ठा करने के लिए रेड शर्ट्स लाल कुर्ती दल का गठन किया। और ये लाल कुर्ती दल जो था वो जो सिसिलियन प्रदेश हैं उनमें इसकी सेना ने वहां पर लोगों को इटली में एकीकरण के लिए खुश किया या उनको एक संदेश पहुंचाया। और इसके आधार पर गैरिबोल्डी काबूर ने मिलकर के इटली का एकीकरण पूरा सफल करवाने में प्रमुख योगदान दिया। इसके अतिरिक्त अब हम इस चैप्टर में एक पार्ट में और जाएंगे कि इन देशों में लड़ाइयां हुई हैं, चाहे जर्मनी या प्रसा की बात हो, चाहे यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए इटली का एकीकरण रहा हो, इनमें लड़ाइयां रही। इनमें आपस में एक प्रकार का मनमुटाव, युद्ध या ये कहें कि हम एक प्रकार का इनमें कोल्ड वॉर रहा। लेकिन एक देश ऐसा बच गया यूरोप में जिसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास शेष यूरोप से अलग था। और वो देश कौन सा था? ब्रिटेन। वो देश था ब्रिटेन। सब जानते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास कोई लड़ाई पर आधारित नहीं था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक ऐसी प्रक्रिया थी कि ब्रिटेन पहले कोई देश नहीं था, लोग जंगलों में रहते थे। लेकिन ब्रिटेन जैसे जैसे उपनिवेशिक तौर पर ताकतवर बनता गया तो इसने इसमें शामिल अपने जो दूसरे पड़ोसी देश थे उनमें 1707 में मिलाकर के द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। और उसके आधार पर एक ये महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो ब्रिटेन में ना तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना कोई दूसरी चीज। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद का विकास सिर्फ इस आधार पर हुआ कि ब्रिटेन के लोग बाहर विदेशों में जाकर के या दूसरे देशों में जाकर के अपने उपनिवेश बनाने में सफल रहे। और उनके आधार पर ब्रिटेन ने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, क्योंकि जो विदेशों से पैसा आया इसके आधार पर इसने दूसरे देशों में एक इस प्रकार की नरजातीय समूह में जो जिनको दबाने की कोशिश की, ब्रिटेन ने उनके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश की और एक एक्ट के द्वारा ही उसमें सफल भी रहा। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद था वो शेष यूरोप से अलग था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट कि जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण हो गया, ब्रिटेन में इस प्रकार से राष्ट्रवाद हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके पीछे का एक रीजन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट आता है, बाल्कन प्रदेश। बाल्कन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जो ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। सभी इस पे ज्यादा हम टॉपिक पे काम करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो इसके पीछे रीजन ये था कि बाल्कन प्रदेश छिटका हुआ एक बड़ा प्रदेश था जिसमें क्रोएशिया, यूनान जैसे प्रदेश इसमें शामिल थे। बाल्कन प्रदेशों में जैसे जैसे ओटोमन साम्राज्य की पकड़ कमजोर होती चली गई, सभी जो दूसरे ताकतवर देश थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, इन बाल्कन प्रदेशों में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। रूस जैसे देश इन प्रदेशों में अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो बाल्कन प्रदेशों में जो राष्ट्रवादी विचार काम कर रहे थे, ये लोग भी इन देशों से आजाद होना चाहते थे कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आए। लेकिन बाल्कन प्रदेश पर जो यूरोपीय शक्तियां थी उनके भी अपने अपने रुचि थी। इनके आधार पर इनमें एक ऐसा विस्फोट हुआ कि इन प्रदेशों पर कब्जे को लेकर के या अधिकार को लेकर के यूरोपीय ताकतों के बीच में आपस में लड़ाई हुई। और वो लड़ाई हम जब पढ़ते हैं तो वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बाल्कन प्रदेशों ने इसमें बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल्कन प्रदेशों ने ही प्रथम विश्व युद्ध की रूपरेखा रखी। इसके अतिरिक्त
लास्ट में हम एक चीज देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद सब जगह फैला, लेकिन हम जब देखते हैं कि राष्ट्र का कोई रूपक भी बनेगा, कोई पहचान भी बनेगी। जैसे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में कि भारत माता की छवि, भारत माता की जो छवि है वो हमें क्या करती है, हमें राष्ट्र के लिए प्रेरित करती है, राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करती है। उसी प्रकार से जो महिला रूपक है, महिला रूपक है, उनकी छवियां पेश की गई, उनके रूप गढ़े गए। क्यों? क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद में इन रूपकों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे हम बात करते हैं लाल टोपी स्वतंत्रता की निशानी, टूटी हुई बेड़ियां स्वतंत्रता की निशानी। इसके अलावा महिला रूपकों में दो महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है, जैसे जर्मेनिया। अब हम एक प्रमुख महिला का नाम पढ़ रहे हैं, जर्मेनिया। ये कोई महिला नहीं थी, लेकिन महिला के रूप में रूपक, ये राष्ट्र रूपक, राष्ट्र रूपक। जर्मेनिया जर्मनी में राष्ट्र रूपक के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये अपने सर के ऊपर बलूत के वृक्षों के पत्तियां रखती थी या ताज रखती थी, जिसको बलूत को क्या माना जाता था, बलूत को वीरता का प्रतीक समझा जाता था। इसके अलावा मारियान, मारियान ये भी राष्ट्र रूपक थी। इसकी तो प्रतिमाएं चौक चौराहों पर भी स्थापित की गई थी। मारियान जो थी वो फ्रांसीसी राष्ट्र रूपक के तौर पर प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखते हैं कि मारियान की छवियां गढ़ने के साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी एक उस रूप में पेश किया गया। कब? जब महिलाओं को यूरोप में मताधिकार से वंचित रख दिया गया था, तो भी उस समय एक नारीवादी आंदोलन चले थे। और ये नारीवादी जो आंदोलन थे, ये नारीवादी आंदोलन थे, ये इस प्रकार की विचारधारा के थे जो महिलाओं को पुरुषों के समान हितों का बोध करवाते थे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि चैप्टर फर्स्ट में यूरोप में हमने जो राष्ट्रवाद को पढ़ा है वो आपके बिल्कुल समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर पाए होंगे।